हेलो स्टूडेंट्स, आज के ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। पिछले ई कंटेंट में हमने आपको एल्केन्स की फिजिकल व केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। वहां हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में विशेष तौर से मीथेन का हेलोजिनेशन लिया था। आज का टॉपिक है रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, या हम कहेंगे क्रियात्मकता या वर्णनात्मकता। जब हम मीथेन का हेलोजिनेशन करते हैं तो चारों हाइड्रोजन समान होते हैं, अतः कोई भी हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा रिप्लेस हो सकता है। लेकिन यदि हम हायर एल्केन्स लेते हैं जिसमें एक से अधिक प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं तो आइसोमर्स बनते हैं। जैसे यहां पर हम लेंगे हेलोजिनेशन ऑफ हायर एल्केन्स। यहां हमने लिया है प्रोपेन और यहां लिया है हमने आइसोब्यूटेन। यहां हम केवल चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप को ले रहे हैं। चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप में फर्स्ट स्टेप क्या थी? एल्केन का क्लोराइड फ्री रेडिकल पर अटैक होगा। तो अब दो तरह के एल्किल फ्री रेडिकल बन सकते हैं, या तो प्राइमरी बने यानी ये वाला प्राइमरी हाइड्रोजन हट जाए, और या फिर ये सेकेंडरी बने यानी ये सेकेंडरी वाला हाइड्रोजन हट जाए। तो इस तरह से ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन सकता है। अब इस पर क्लोरीन का अटैक होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल का, तो एल्किल क्लोराइड बनेगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल अलग बन जाएगा। ऐसे ही इसमें ये बनेगा, ये 45% बनता है और ये 55% बनता है। इसे हम कहेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि क्लोरीन 1 कार्बन पर लगा हुआ है, और ये है आपका 2 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि क्लोरीन सेकंड कार्बन पर लगा हुआ है। यदि हम आइसोब्यूटेन को देखें तो इसमें ये देखिए, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन समान है, ये प्राइमरी कार्बन है, तो इस पर उपस्थित हाइड्रोजन भी प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे। और ये वाला जो कार्बन है ये टर्शरी है, और इस पर जुड़ा हाइड्रोजन भी टर्शरी नेचर का होगा। अब इससे दो तरह के एल्किल फ्री रेडिकल बन सकते हैं, जैसे ये प्राइमरी फ्री रेडिकल और ये टर्शरी फ्री रेडिकल। अब इस पर क्लोरीन का अटैक होगा तो एक तो ये आइसोमर बनेगा, इसे हम कहते हैं आइसोब्यूटिल क्लोराइड, क्योंकि ये वाला ग्रुप जो है आइसो है, यहाँ H रह गया है, आप H लगा लीजिए, और यहां पर बनेगा टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। इनकी परसेंटेज देखें तो ये 64% बनता है और ये 36% बनता है। अब हम देखेंगे रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इन प्रोपेन। तो आपने देखा था कि ये वाला कैसा था, प्राइमरी कार्बन है, ये भी कैसा है, प्राइमरी कार्बन है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 3 और 3 6, तो इसमें 6 प्राइमरी हाइड्रोजन हैं। और ये देखिए, ये सेकेंडरी कार्बन है, अतः ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन की संख्या हो गई 2। यानी हम यदि देखें कि प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन का रेशियो यानी अनुपात कितना है, 6:2, या हम कह सकते हैं 3:1। यानी एन प्रोपाइल क्लोराइड, ये वाला 1 क्लोरोप्रोपेन को हम एन प्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, और 2 क्लोरोप्रोपेन को हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की यहां पर यदि रेशो देखें तो लगभग 1:1 रेशो बन रहा है। देखिए 45 और 55 को हम लगभग बराबर मान सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये 3:3 बन रहा है। इसको भी 3 गुना कर दिया, इसको भी 3 गुना कर दिया, तो ये इस तरह से 3:3 बन रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल उम्मीद से 3 गुना अधिक बन रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या तो कितनी है, 3:1। लेकिन ये जो सेकेंडरी है इसका उत्पाद का परसेंटेज इस 3 गुना अधिक बन रहा है। 3:1 बनना चाहिए, लेकिन 3:3 बना है। अब हम इसमें देखते हैं
रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इन आइसोब्यूटेन कितना है? ये तीनों प्राइमरी हाइड्रोजन्स हैं, अतः प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या 9 और ये टर्शरी हाइड्रोजन है, अतः टर्शरी हाइड्रोजन की संख्या है 1। लेकिन यदि हम रेशो देखें इन दोनों का कि ये 64% है, ये 36% है, यानी हम कहेंगे कि ये 2/1 यानी लगभग ये 2 भाग बन रहा है, ये 1 भाग बन रहा है, या हम कह सकते हैं 9/4.5 टाइम्स बन रहा है। इससे हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि टर्शरी जो है 1 बनना चाहिए, लेकिन बना 4.5 गुना है, यानी टर्शरी फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड 4.5 टाइम्स देन एक्सपेक्टेड, यानी टर्शरी फ्री रेडिकल यानी तृतीयक मुक्त मूलक आशा से 4.5 गुना अधिक बना है। इसका कारण क्या है? एक्चुअली टर्शरी हाइड्रोजन सेकेंडरी और प्राइमरी की जो रिएक्टिविटी का क्रम है वो 5, 3.8 और 1 होता है। इस तरह से हम प्रोडक्ट की परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 1 क्लोरोप्रोपेन अपॉन 2 क्लोरोप्रोपेन, जो हमने यहां लिखा है, ये दोनों चीज सेम है। इसके परसेंटेज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यह नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इसमें कितने होते हैं? यहां हमने लिखा है 6, तो 6 लिख दिए। नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2, तो यहां 2 लिख दिया। रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन यहां लिखा हुआ है 1 है, रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन 3.8 है। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा 3/3.8। इसका मतलब है कि जो 1 क्लोरोप्रोपेन है वो 45% और 2 क्लोरोप्रोपेन 55% बनना चाहिए। आपके मन में ये बात आ रही होगी कि 3/3.8 से 45 या 55 कैसे निकाल लिया? तो इसके लिए हमने यहाँ ये लिखा हुआ है, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 6.8। 6.8 जब कुल भाग है उसमें 1 क्लोरोप्रोपेन 3 बना है, तो 3/6.8 इंटू 100 इक्वल्स टू 45% आता है। इसी प्रकार ये जो 2 क्लोरोप्रोपेन है, ये टोटल 6.8 में से 3.8 भाग बना है, अतः ये हो जाएगा 3.8/6.8 इंटू 100 इक्वल्स टू 55%। अब हम यहां पर देखते हैं कि आइसोब्यूटाइल क्लोराइड और टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड की परसेंटेज को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दिस इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है? 9। ये देखिए हमने यहां लिखा हुआ है 9। कौन कौन से? दिस, दिस एंड दिस। और प्राइमरी हाइड्रोजन कौन सा है? केवल ये वाला प्राइमरी हाइड्रोजन, तो ये हमने 1 लिख दिया है। प्राइमरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कितनी है? 1। और टर्शरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कितनी है? 5। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 2/1, इसीलिए इसकी परसेंटेज होती है 64/36। एक बात और बताना चाहूंगी कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है, आपके मन में ये बात होगी कि सेकेंडरी हमेशा ज्यादा बनता है। यहाँ देखिए ये सेकेंडरी 36% बना है, जो इससे कम है। तो ऐसा नहीं है कि ये इससे कम बना है, ये यहाँ परसेंटेज तो कम है लेकिन उम्मीद से बहुत ज्यादा बना है। इसे केवल 9 में से 1 भाग बनना चाहिए, लेकिन ये बना 2 में से 1 भाग है, अतः कुल मिलाकर ये ज्यादा ही बना है। अब हम लेते हैं हेलोजिनेशन ऑफ हायर एल्केन्स विद ब्रोमीन। तो यहां पर भी हमने प्रोपेन ले लिया है, अब इसकी हम ब्रोमीन के साथ रिएक्टिविटी देखते हैं। यह 127 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होती है,
यानी हम कह सकते हैं क्लोरीन की अपेक्षा यह काफी उच्च ताप पर अभिक्रिया होती है। या हम कह सकते हैं कि ब्रोमीन की तुलना में क्लोरीन अधिक रिएक्टिव होता है। उल्टा बोलिए, यानी ब्रोमीन क्लोरीन की तुलना में कम रिएक्टिव होता है। तो यहां देखिए, ये हमने प्रोपेन ले लिया, वही एक तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा और ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा। फिर ब्रोमीन की रिएक्शन कराई तो ये बना 1 ब्रोमोप्रोपेन और ये बना 2 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ परसेंटेज केवल 3% है और यहाँ 97% है। आइसोब्यूटेन में देखते हैं तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल बन रहा है और ये टर्शरी फ्री रेडिकल बन रहा है। ब्रोमीन से रिएक्शन के बाद ये बनाएगा आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड और ये बनाएगा टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये केवल 1% बनता है और ये 99% बनता है। तो रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन तो बिल्कुल वही होगा कि इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन 6 हैं और सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 हैं, यानी इन दोनों का रेशियो है 3:1। इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन 9 है और टर्शरी हाइड्रोजन 1 है, तो 9:1 लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे एक्चुअल रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम विद ब्रोमीन। तो ये कितनी होती है? टर्शरी की 1600, सेकेंडरी की 82 और प्राइमरी की 1। यानी प्राइमरी हाइड्रोजन की तुलना में सेकेंडरी 82 टाइम्स मोर रिएक्टिव होता है और सेकेंडरी की तुलना में टर्शरी 1600 टाइम्स अधिक रिएक्टिव होता है। तो अब हम इससे परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट निकालते हैं। फॉर्मूला हमारा वही होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन अपॉन 2 ब्रोमोप्रोपेन equals to number of primary hydrogen upon number of secondary hydrogen into reactivity of primary hydrogen upon reactivity of the secondary hydrogen। तो हमने प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या रख दी 6 और सेकेंडरी हाइड्रोजन की संख्या रख दी 2। प्राइमरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी 1 है, सेकेंडरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी 82 है, तो ये आ जाएगा 3/82। तो इससे परसेंटेज निकल के आता है 3:97%। कैसे? 82 और 3 को जोड़ दीजिए, टोटल कितने भाग बन रहा है? 85 भाग। उस 85 में जो 1 ब्रोमोप्रोपेन है वो 3 भाग बन रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3/85 × 100, ये अप्रॉक्स 3% आएगा। और 82/85 × 100 लिखेंगे तो ये अप्रॉक्स 97% आएगा। यहां पर हम देखते हैं आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड अपॉन टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन। तो प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 9। टर्शरी हाइड्रोजन की संख्या है 1। प्राइमरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी है 1, लेकिन टर्शरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी होती है 1600। तो ये आता है 1/99%। यानी आप यहां पर देख रहे होंगे कि एक आइसोमर, विशेष तौर से सेकेंडरी और प्राइमरी में सेकेंडरी और प्राइमरी और टर्शरी में टर्शरी आइसोमर एक्सक्लूसिवली बन रहा है, मतलब बहुत ज्यादा परसेंटेज में बन रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसको हम लेंगे रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी के तहत, यानी क्रियात्मकता और वर्णनात्मकता। आपने क्या ऑब्जर्व किया था कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। कैसे पता लगाया? क्योंकि यह केवल 25 डिग्री सेल्सियस पर ही रिएक्ट कर जाती है, जबकि ब्रोमीन 127 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करती है। यानी हम कह सकते हैं क्लोरीन ब्रोमीन की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि यह ब्रोमीन की तुलना में कम सेलेक्टिव, यानी लेस सेलेक्टिव, कम वर्णनात्मक होती है। कैसे पता लगा? देखिए, यहां पर जो 1 प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपेन के केस में 1 प्रोपिल क्लोराइड और 2 प्रोपिल क्लोराइड का रेशियो 45:55% था, यानी दोनों आइसोमर लगभग बराबर बराबर बने थे। और
आइसोब्यूटेन के केस में भी ये 2:1 रेशो में बने थे, लेकिन ब्रोमीन के केस में आप देखिए एक आइसोमर यानी 1 प्रोपिल क्लोराइड केवल 3% बना था और 2 प्रोपिल क्लोराइड 97% बना था। और आइसोब्यूटेन के केस में तो जो आइसोब्यूटिल क्लोराइड था 1% बना और टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड 99% यानी एक्सक्लूसिव बना। यानी हम कह सकते हैं क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव बट लेस सेलेक्टिव, और या उल्टा बोले ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव बट मोर सेलेक्टिव। अब हम इसका कारण देखते हैं। अब हम लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एल्केन की रिएक्शन यदि ब्रोमीन फ्री रेडिकल से होती है तो यह अभिक्रिया, जैसा आपने देखा था कि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, अतः ट्रांजिशन स्टेट धीरे बनती है, धीमी गति से बनती है, काफी समय बाद बनती है। ऐसा होने में एल्किल फ्री रेडिकल में पर्याप्त फ्री रेडिकल कैरेक्टर आ जाता है और उसको स्टेबल रेडिकल की तरफ डायरेक्ट होने में पूरा समय मिल जाता है। जबकि क्लोरीन के केस में ट्रांजिशन स्टेट बहुत जल्दी बनती है, अतः वह मोस्ट स्टेबल रेडिकल की ओर डायरेक्ट होने में उसको समय पूरा नहीं मिल पाता है। एक सिंपल सी तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगी कि सपोज मुझे दो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है एक डिबेट कंपटीशन के लिए। यदि मेरे पास कम समय होगा तो मैं एक अच्छे स्टूडेंट को, एक अच्छे डिबेटर को सेलेक्ट जल्दी नहीं कर पाऊंगी, और यदि मेरे पास सफिशिएंट टाइम होगा उसको सेलेक्ट करने के लिए तो मैं एक अच्छी डिबेटर को काफी देर तक सुनकर उसको सेलेक्ट करने में कामयाब हो जाऊंगी। तो जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट क्योंकि स्लोली फॉर्म होती है तो इसे फ्री रेडिकल यानी स्टेबल फ्री रेडिकल को सिलेक्ट करने में आसानी होती है, काफी समय मिल जाता है। जबकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बन जाती है, इसलिए मोर स्टेबल फ्री रेडिकल को सिलेक्ट होने में टाइम नहीं मिल पाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ब्रोमीन कम क्रियाशील है, इसलिए अधिक वर्णशील या सेलेक्टिव होता है। क्योंकि ब्रोमीन की कम क्रियाशीलता के कारण इसकी संक्रमण अवस्था देर से आती है, तब तक एल्किल ग्रुप में पर्याप्त मुक्त मूलक गुण आ जाता है, अतः उसी प्रकार की संक्रमण अवस्था बनेगी जिसमें स्थायी मूलक बनने की संभावना हो। इसके विपरीत क्लोरीन परमाणु की अधिक क्रियाशीलता के कारण संक्रमण अवस्था बहुत जल्दी आ जाती है। इससे एल्किल ग्रुप में पर्याप्त मुक्त मूलक गुण नहीं आ पाता और उपयुक्त दिशा में अविन्यसित होकर स्थायी मूलक बनाने वाली संक्रमण अवस्था में परिवर्तित होने का समय नहीं मिल पाता। अतः ब्रोमीन की तुलना में क्लोरीन कम सेलेक्टिव होता है। ब्रोमीन is more selective than chlorine, या हम कहें क्लोरीन is less selective than ब्रोमीन। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा साइक्लोएल्केन्स पर। थैंक यू।